क्या दोस्तों आपको पता है बशर अल असद कहां के राष्ट्रपति बने? हाल ही में एमनेस्टी इंटरनेशनल डे कब मनाया गया? स्मार्ट किचन योजना की घोषणा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 29 मई 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में मिशन फतेह 2.0 पहल किसने शुरू की? हाल ही में मिशन फतेह 2.0 पहल पंजाब सरकार ने शुरू की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब सरकार ने यह मिशन फतेह 2.0 पहल शुरू की है। तो पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। इमेज में आप देख सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना मुक्त पंजाब अभियान के तहत नई पहल मिशन फतेह 2.0 की शुरुआत की है और इस अभियान में युवाओं को शामिल किया गया है। और मिशन फतेह 2.0 शुरू करने का उद्देश्य क्या है? तो यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो इस पहल का उद्देश्य गांवों को कोरोना मुक्त करना है। क्या उद्देश्य है? गांवों को कोरोना मुक्त करने का उद्देश्य है यह मिशन फतेह 2.0 का। और मिशन फतेह 2.0 अभियान के तहत एक गांव या शहर वार्ड के एक समूह में 7 ग्रामीण कोरोना स्वयंसेवक शामिल किए जाएंगे। इससे कोविड के विरुद्ध लड़ाई में पंचायत और नगर पालिकाओं को मजबूत सहयोग प्रणाली मिलेगी। यानी कि एक बहुत ही अच्छी पहल यह पंजाब सरकार के द्वारा की गई है जिसका नाम है मिशन फतेह 2.0। और यहां हम बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको कई बार बताई, आज कुछ नया सीख ले। तो देखो पंजाब में किस फसल की सबसे अधिक बिजाई की जाती है? तो पंजाब को गेहूं का कटोरा भी कहा जाता है। क्या? धान का कटोरा भी कहा जाता है पंजाब को। और कौन सी लिपि का पंजाब में प्रयोग होता है? गुरुमुखी लिपि का पंजाब में प्रयोग होता है। और पंजाब के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री ज्ञानी गुरुमुख सिंह मुसाफिर जी पंजाब राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। और मैं आगे बताऊं तो पंजाब के पहले राज्यपाल कौन थे? श्री धर्मवीरा जी। कौन? श्री धर्मवीरा जी पंजाब के पहले राज्यपाल थे। और पंजाब के राज्य प्रतीक की बात करें तो पंजाब का राजकीय पशु है चिंकारा और पंजाब का राजकीय पेड़ है शीशम। और पंजाब के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो यहाँ आप देख सकते हैं बल्ले बल्ले, यानी कि भांगड़ा, गिद्दा, डफ और दमान, यह पंजाब के प्रमुख लोक नृत्य है। और इसी तरह दोस्तों हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस देश में 7 जून से कोरोना की वैक्सीन 12 से 15 साल के बच्चों को लगाई जाएंगी? दोस्तों 7 जून से कोरोना की वैक्सीन 12 से 15 साल के बच्चों को लगाई जाएंगी, लेकिन किस देश में? जर्मनी देश में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जर्मनी। और वैक्सीन लगाने की घोषणा किसने की है? जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने यह घोषणा की है कि 7 जून से दोस्तों 12 से 15 साल के बच्चों को यह कोविड वैक्सीन दी जाएगी। और वैक्सीन का उद्देश्य क्या है? सितंबर से स्कूल पहले की तरह सुचारू रूप से शुरू करने हेतु यह वैक्सीन लगवाई जा रही है। और एंजेला मर्केल ने कहा कि 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे 7 जून से वैक्सीन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और किसी भी बच्चे के लिए वैक्सीन अनिवार्य नहीं है, यानी कि कंपलसरी नहीं है। और हर्ड इम्यूनिटी बनने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने उठाया है। और कनाडा और अमेरिका में भी इसी तरह बच्चों को कोविड वैक्सीन लगवाई जा रही है। तो कनाडा के स्वास्थ्य नियामक ने 12 से 16 साल के बच्चों के लिए फाइजर कंपनी की कोरोना वैक्सीन को अधिकृत किया है। तो अमेरिका सहित दुनिया के कई और देशों में बच्चों को फाइजर की वैक्सीन लगाई जा रही है। और इसी के तर्ज पर हाल ही में जर्मनी ने यह पहल शुरू की है।
तो यहाँ मैप में देखिए यह यूरोपियन कंट्री है जर्मनी, और जर्मनी की कैपिटल का नाम है बर्लिन, जर्मनी की करेंसी है यूरो, और जर्मनी की वर्तमान चांसलर कौन है? एंजेला मर्केल। इमेज में आप देख सकते हैं फोर्ब्स द्वारा विश्व के सबसे प्रभावशाली लोगों की वर्ष 2014 की सूची में मर्केल को महिलाओं में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था, तो यह फैक्ट भी आप याद रख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया गया? प्रति वर्ष मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है 28 मई को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 28 मई को यह विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया गया है। तो यहां पर पढ़िए 28 मई विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस यानी कि वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाया गया। कब मनाया गया? 28 मई को। कौन सा दिवस? मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाया गया है। और मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई है, वो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो इस साल के यह महत्वपूर्ण दिवस की थीम मासिक धर्म स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए कार्य योजना और निवेश, इसी थीम के साथ यह मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया गया है। और मासिक धर्म स्वच्छता दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो यह भी याद रख लीजिए, पहली बार यह दिवस वर्ष 2014 में मनाया गया था। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाने का मकसद क्या है? महिलाओं को पीरियड्स के उन खास दिनों में स्वच्छता और सुरक्षा के प्रति जागरूकता करने हेतु यह दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर पढ़ लीजिए, मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? 28 मई को। और कहीं आप सरकारी अस्पताल में गए होंगे तो आपने इसी तरह का पोस्टर भी पढ़ा होगा कि मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता का ध्यान रखें। और क्या लिखा है? सैनिटरी नैपकिन को हर 4 से 6 घंटे में बदले, अपने अंडरगारमेंट्स को अच्छे से धोए, उपयोग किए गए सैनिटरी नैपकिन को उचित तरीके से नष्ट करें और साफ और सूखे अंडरगारमेंट्स पहने और अपनी स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। इसी तरह के पोस्टर आपने कहीं सरकारी अस्पताल में पढ़े होंगे। तो यह बात भी हमें याद रख लेनी चाहिए, क्योंकि सरकार भी हमारे लोगों के प्रति जागरूक है और हर महिला इस मासिक चक्र से गुजरती है। मासिक धर्म प्रकृति से जुड़ी प्रक्रिया है और महिलाओं के पीरियड्स आमतौर पर 28 दिनों के भीतर आते हैं, ये 5 दिनों तक रहता है। तो आपने याद रख लीजिए कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे कब मनाया जाता है? 28 मई को। वेरी नाइस। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में बशर अल असद कहां के राष्ट्रपति बने? बशर अल असद हाल ही में सीरिया देश के राष्ट्रपति बन गए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, सीरिया देश। बशर अल असद चौथी बार चुनाव जीतने के बाद अगले कार्यकाल के लिए सीरिया के राष्ट्रपति बने रहेंगे। इमेज में आप देख सकते हैं, नाम है बशर अल असद और वो सीरिया देश के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। और असद सन 2000 से राष्ट्रपति पद पर है। वे अपने पिता हफीज के स्थान पर राष्ट्रपति बने थे, जिन्होंने 1/4 से अधिक सदी तक शासन किया था। और मैं आपको आगे बताऊं, सीरिया में 1 दशक से संघर्ष जारी है और गृह युद्ध में करीब 3,88,000 लोग मारे जा चुके हैं। इमेज में आप देख सकते हैं, दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं और तकरीबन 3,88,000 लोग मारे जा चुके हैं और बहुत से ऐसे लोग अपाहिज भी हो चुके हैं। और बात करें सीरिया की, तो देश की आबादी के बड़े हिस्से को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है और करीब 60 लाख लोग ने विदेश में शरण ली है। इमेज में आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने अभी सांस लेना शुरू किया है। तो ऐसे खतरनाक वातावरण में ये लोग यहाँ सीरिया में कैसे जिंदा रह सकते हैं, यह एक चिंता की बड़ी बात है। और बात करें सीरिया की, तो यहाँ आप मैप में देखिए, यह रेड कलर में सीरिया कंट्री, जिसकी कैपिटल का नाम है दमास्कस और सीरिया की करेंसी है सीरियन पाउंड और सीरिया के राष्ट्रपति बन गए हैं बशर अल असद। और सीरिया नाम प्राचीन ग्रीक से आया है और प्राचीन काल में यवन इस क्षेत्र को सीरियोई कहते थे। क्या? सीरियोई कहते थे। और आगे बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। हाल ही में सेहत ओपीडी पोर्टल की शुरुआत किसने की? सेहत ओपीडी पोर्टल की शुरुआत हमारे रक्षा मंत्री ने की है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, रक्षा मंत्री बोले तो राजनाथ सिंह। सेहत ओपीडी पोर्टल सशस्त्र बलों को टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करने में मदद करेगा। क्या मदद करेगा यह पोर्टल?
सशस्त्र बलों को टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करने में मदद करेगा और यह बहुत ही क्रिटिकल टाइम पर सर्विस पर्सनल के स्वास्थ्य के लिए उठाया गया बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। यह पोर्टल डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस के प्रति सरकार की कमिटमेंट को भी दर्शाता है। तो यहाँ एक और भी क्वेश्चन बन सकता है कि सेहत का पूर्ण स्वरूप क्या होता है। यहाँ पर पढ़ सकते हैं सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन सेहत का पूर्ण स्वरूप है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, क्या लिखा है? सेहत का पूर्ण स्वरूप लिखा है सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन। ओके, छठा क्वेश्चन, हाल ही में जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? हाल ही में जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक की अध्यक्षता हमारी वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, निर्मला सीतारमण। और यहां पढ़ सकते हैं 43वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग की अध्यक्षता की है निर्मला सीतारमण जी ने। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 28 मई को यानी कि कल ही दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक की अध्यक्षता की है। और जीएसटी परिषद की 42वीं बैठक कब हुई थी? 5 अक्टूबर 2020 को, यानी कि पिछले साल 5 अक्टूबर को जीएसटी परिषद की 42वीं बैठक आयोजित हुई थी। और 42वीं बैठक में राज्यों को क्षतिपूर्ति जारी किए जाने और करदाताओं के बोझ को कम करने के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाने सहित कई सुझाव आए थे। और हाल ही में करंट अफेयर में था कि जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए एक नया पोर्टल, एक नई वेबसाइट भी शुरू की गई है और यहां पर बहुत ही सरल तरीके से आप जीएसटी रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। और जीएसटी परिषद में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। तो कौन कौन जीएसटी परिषद में शामिल होते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री जैसे कि निर्मला सीतारमण, वो जीएसटी परिषद में अध्यक्ष होती है। और सदस्य के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री राजस्व के प्रभारी होंगे। और वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या सदस्य के रूप में प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री भी जीएसटी परिषद में शामिल होते हैं। और हाल ही में जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक आयोजित की गई। तो आज मैं जीएसटी से जुड़े हुए 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। देखो, जीएसटी का पूरा नाम क्या है? वस्तु और सेवा कर। इंग्लिश में कहे तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यह जीएसटी का पूर्ण स्वरूप है। और जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? फ्रांस देश था जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश। और जीएसटी कब लागू किया था फ्रांस देश ने? 1954 में। और तीसरा क्वेश्चन, वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया भारत में, तो यह संविधान संशोधन कौन सा था? 122वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों हमारे भारत देश में जीएसटी पारित किया गया। और चौथा क्वेश्चन, जीएसटी परिषद में कुल सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी है? हमारे भारत देश की यह जीएसटी परिषद में कुल सम्मिलित सदस्यों की संख्या 33। और जीएसटी को भारत में पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। जीएसटी को पारित करने वाला भारत देश का पहला राज्य था असम। और असम ने 12 अगस्त 2016 को जीएसटी पारित किया था। ओके, सातवां क्वेश्चन, हाल ही में 1994 में रवांडा नरसंहार के मामले में किस देश के राष्ट्रपति ने रवांडा से माफी मांगी? दोस्तों 1994 में जो रवांडा नरसंहार हुआ था, इस मामले में हाल ही में फ्रांस देश के राष्ट्रपति ने रवांडा से माफी मांगी है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रांस। तो फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। इमेज में आप देख सकते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने 1994 में रवांडा नरसंहार में फ्रांस की भूमिका के लिए रवांडा से माफी मांगी है। और इस नरसंहार में करीब 8 लाख जातीय तुत्सी और उदारवादी हुतू समुदाय के लोग मारे गए थे। कितने? 8 लाख जातीय तुत्सी और उदारवादी हुतू समुदाय के लोग मारे गए थे। और हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति ने यह रवांडा नरसंहार के मामले में माफी मांगी है। रवांडा की राजधानी का नाम क्या है? किगाली। किगाली में नरसंहार मेमोरियल पर आयोजित एक कार्यक्रम में मैक्रोन ने कहा है कि फ्रांस ने नरसंहार की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और सच्चाई की जांच को लेकर लंबे समय तक मौन बना रहा। और रवांडा के राष्ट्रपति कौन है?
पॉल कागमे, जो रवांडा के वर्तमान राष्ट्रपति है। और यहाँ जिक्र किया गया है फ्रांस देश का, तो फ्रांस से जुड़ा हुआ यह क्वेश्चन पिछले मंथ भी करंट अफेयर में था कि हाल ही में भारत ने वरुण 2021 नौसेना अभ्यास किस देश के साथ आयोजित किया। भारत ने वरुण 2021 नामक नौसेना अभ्यास फ्रांस देश के साथ आयोजित किया, और तब भी मैंने आपको फ्रांस देश के बारे में बताया था। तो कुछ नए फैक्ट लेकर तब मैं आया था कि फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी सन में लुई 16वां के शासनकाल में हुई। और इतिहास में आपने कहीं पढ़ा होगा कि फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी सन में लुई 16वां के शासनकाल में हुई थी, और फ्रांसीसी सरकार ने 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में चिन्हित किया, और इसी दिन को बेस्टिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि 14 जुलाई को बेस्टिल दिवस मनाया जाता है फ्रांस सरकार के द्वारा। 8वां क्वेश्चन, एमनेस्टी अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। प्रति वर्ष एमनेस्टी अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 28 मई को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 28 मई को एमनेस्टी अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो यह एमनेस्टी इंटरनेशनल है क्या। एमनेस्टी अंतरराष्ट्रीय संस्था की स्थापना लंदन में 1961 में हुई थी, और यह एक गैर सरकारी संगठन है। क्या है एमनेस्टी इंटरनेशनल? एक गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना लंदन में 1961 में हुई थी, और मानव अधिकारों की रक्षा पर इसका प्रमुख ध्यान रहता है। विश्व भर में इस संस्था के 30 लाख से अधिक सदस्य और समर्थक है। और दोस्तों, एमनेस्टी इंटरनेशनल को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ऐसे महत्वपूर्ण संस्थान के बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का उद्देश्य क्या है। मानव अधिकारों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर रोक लगाना और प्रताड़ित लोगों को न्याय दिलाने हेतु एमनेस्टी इंटरनेशनल कार्य करता है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? वर्ष 1977 में एमनेस्टी इंटरनेशनल को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और एमनेस्टी इंटरनेशनल को मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? तो 1978 में। यानी कि 2 महत्वपूर्ण पुरस्कार भी इस एमनेस्टी इंटरनेशनल को मिल चुके हैं। 9वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में सामाजिक विज्ञान श्रेणी में स्पेन द्वारा 2021 प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? स्पेन द्वारा 2021 के प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड से हमारे भारत देश के अर्थशास्त्री अमर्त्य कुमार सेन को सम्मानित किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमर्त्य कुमार सेन। इमेज में आप देख सकते हैं। अमर्त्य कुमार सेन बोले तो भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता भी है यह अमर्त्य सेन। और प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड स्पेन में प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस फाउंडेशन द्वारा दुनिया भर के व्यक्तियों, संस्थाओं या संगठनों को दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है जो विज्ञान, मानविकी और सार्वजनिक मामलों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करते हैं। ऐसे व्यक्ति, संस्था या संगठन को यह पुरस्कार दिया जाता है जो 2021 का अमर्त्य कुमार सेन को दिया गया है। 87 वर्षीय अमर्त्य कुमार सेन को 20 राष्ट्रीयताओं के 41 उम्मीदवारों में से अकाल पर उनके शोध और मानव विकास के उनके सिद्धांत, कल्याण अर्थशास्त्र और गरीबी के अंतर्निहित तंत्र ने अन्याय, असमानता, बीमारी और अज्ञानता के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने हेतु यह महत्वपूर्ण पुरस्कार के लिए अमर्त्य कुमार सेन को चुना गया है। पुरस्कार का नाम क्या है? प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड। और इस पुरस्कार के तहत क्या प्रदान किया जाता है? तो इस पुरस्कार में 50,000 यूरो का नकद पुरस्कार सहित जोआन मीरो की प्रतिमा, एक डिप्लोमा और प्रतीक चिन्ह शामिल है इस पुरस्कार में, जो हाल ही में अमर्त्य कुमार सेन को मिला है। 10वां क्वेश्चन, 28 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे भी मनाया गया, अंतरराष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस भी मनाया गया और मासिक धर्म स्वच्छता दिवस भी 28 मई को मनाया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपरयुक्त सभी। और मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के बारे में मैंने आपको बताया। अभी वर्ल्ड हंगर डे और अंतरराष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस के बारे में अब मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड हंगर डे के। कब मनाया जाता है? 28 मई को।
तो वर्ल्ड हंगर डे मनाने का उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में भूखमरी से ग्रस्त 820 मिलियन से अधिक लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु यह वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है। और वर्ल्ड हंगर डे द हंगर प्रोजेक्ट द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसे सबसे पहले वर्ष 2011 में शुरू किया गया था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत 107 देशों में कौन से स्थान पर है? तो हमारा भारत देश 94वें स्थान पर रहा था। तो यह बात भी एक हमारे लिए चिंता का विषय है। और 28 मई को अंतरराष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्यवाही दिवस, जिसे अंतरराष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी जाना जाता है, इंग्लिश में बोले तो इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ, यानी कि इंटरनेशनल वीमेन्स हेल्थ डे मनाया गया 28 मई को। तो यह दिवस मनाया जाता है। तो यह दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है, वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि इस दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। दुनिया भर में महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु यह इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ दिवस मनाया जाता है। क्या लिखा है? अवर हेल्थ, अवर राइट्स, अवर लाइव्स। इन उद्देश्यों के हेतु यह दिवस मनाया जाता है। और साल 1987 के बाद से प्रत्येक वर्ष 28 मई को विश्व स्तर पर यह दिवस मनाया जाता है। 11वां क्वेश्चन, सच कहूं तो किसकी आत्मकथा है? यहां पर पढ़ सकते हैं, सच कहूं तो यह नीना गुप्ता की आत्मकथा का नाम है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नीना गुप्ता आत्मकथा है, सच कहूं तो। बॉलीवुड अदाकार नीना गुप्ता प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित अपनी आत्मकथा सच कहूं तो लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। और उन्होंने 2020 में लॉकडाउन के दौरान किताब लिखी थी। तो हमें याद रख लेना है कि नीना गुप्ता की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, सच कहूं तो। इमेज में आप इस किताब की फ्रंट पेज को देख सकते हैं। क्या लिखा है? नीना गुप्ता सच कहूं तो ऑटोबायोग्राफी है। तो पुस्तक कास्टिंग काउच, फिल्म उद्योग की राजनीति जैसे मुद्दों को संबोधित करती है और यह भी बताती है कि एक युवा अभिनेता को गॉडफादर या गाइड के बिना जीवित रहने के लिए क्या करना पड़ता है। इसी तरह के दोस्तों महत्वपूर्ण पहलुओं पर यह नीना गुप्ता ने सच कहूं तो नामक ऑटोबायोग्राफी में बात की है। 12वां क्वेश्चन, अमेज़न कंपनी के अगले सीईओ कौन होंगे? अमेज़न के अगले सीईओ बनने जा रहे हैं एंडी जेसी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एंडी जेसी। किसका स्थान लेंगे? जेफ बेजोस का स्थान लेंगे। तो अमेज़न कंपनी ने एक शेयरधारक बैठक में घोषणा की एंडी जेसी आधिकारिक तौर पर 5 जुलाई को अमेज़न के सीईओ बन जाएंगे। इमेज में आप देख सकते हैं, नाम है एंडी जेसी, अमेज़न के अगले सीईओ। और वे अमेज़न वेब सर्विसेज के वर्तमान सीईओ है। जेफ बेजोस अमेज़न के बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे। और यहां बात करते हैं अमेज़न की। तो अमेज़न की स्थापना कब हुई? 5 जुलाई 1994 को अमेज़न की स्थापना हुई। और अमेज़न का हेडक्वार्टर संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल एवं वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। और 13वां और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्मार्ट किचन योजना की घोषणा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है? स्मार्ट किचन योजना की घोषणा केरल राज्य के मुख्यमंत्री ने की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है केरल। और केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन। और उन्होंने स्मार्ट किचन योजना की घोषणा की है। तो यह योजना क्या है? स्मार्ट किचन योजना 10 जुलाई 2021 तक शुरू की जाएगी। और इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को रसोई घर के नवीनीकरण के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। क्या? रसोई घर के नवीनीकरण के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। और इस योजना में कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसी तरह की घोषणा पिनाराई विजयन बोले तो केरल के मुख्यमंत्री ने की है। और केरल की बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको कई बार बताई, आज कुछ नया सीख ले। तो देखो, केरल की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1956 को केरल की स्थापना हुई। और इसीलिए प्रतिवर्ष 1 नवंबर को केरल अपना स्थापना दिवस मनाता है। और केरल की राजधानी का नाम है तिरुवनंतपुरम। केरल की राजकीय भाषा है मलयालम और तमिल। और केरल के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री EMS नंबूदिरी पाटजी केरल के पहले मुख्यमंत्री थे। तो केरल के पहले राज्यपाल कौन थे? वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। श्री बुरगुला रामकृष्ण राव जी
केरल के पहले राज्यपाल। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, क्या लिखा है? श्री बुरगुला रामकृष्ण राव जी केरल के पहले राज्यपाल थे। राज्यपाल यहाँ गलत लिखा हुआ है, प्लीज करेक्शन कर लीजिएगा। ओके। और केरल का राजकीय पशु का नाम है हाथी, केरल का राजकीय पेड़ का नाम है नारियल और केरल का राजकीय पक्षी का नाम है ग्रेट हॉर्नबिल। और अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में 17+1 सहयोग मंच से किसने इस्तीफा दे दिया? 17+1 सहयोग मंच से लिथुआनिया देश ने इस्तीफा दे दिया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन ए लिथुआनिया। मैप में आप देख सकते हैं यह है लिथुआनिया और उन्होंने 17+1 सहयोग मंच से इस्तीफा दे दिया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर लिथुआनिया। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया है। इनमें से कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है नीलोफर मीर, विजय सावड़िया, किंजल चावड़ा, जयदीप गोहेल, चौधरी प्रतीक। इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है लिथुआनिया। और कल के करंट अफेयर में मैंने आपसे पूछा था कि आप जो भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो अपने राज्य में कौन कौन सी चीजों को जीआई टैग मिला हुआ है उनके बारे में कमेंट में जरूर बताना। तो चावड़ा पूजा गुजरात स्टेट से बिलोंग करती है और गुजरात की कौन कौन सी चीजों को जीआई टैग मिला हुआ है उनके बारे में एक लंबी लिस्ट दी है। बहुत बढ़िया। और आगे बात करें तो अंकिता स्पेशल, मधु राठौड़, HR हंसा ने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। और चावड़ा पूजा ने बहुत ही ध्यान से यह वीडियो देखा है क्योंकि मैंने आपको बीच में क्वेश्चन पूछा था कि आजाद हिंद फौज की महिला कैप्टन का नाम क्या है, इमेज को पहचानिए। बिल्कुल सही पहचाना है, लक्ष्मी सहगल। और दादू भाई सोलंकी ने लिखा कि सर योर वर्क इज वेरी गुड विथ ग्रेट वर्किंग। थैंक यू सो मच हमारी तारीफ करने के लिए दादू भाई सोलंकी। और हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है कालसी मावी, परमार खुशबू, सिसोदिया प्रदीप सिंह, मीरा रावलिया। आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। महाराष्ट्र के पालघर जिले का घोलवड़ गांव किसके उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? 4 फलों के नाम आपके स्क्रीन पर है। आपको पहचानना है कि महाराष्ट्र के पालघर जिले का घोलवड़ गांव किसके उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। सही ऑप्शन चुन लिया है तो आंसर लिख दीजिए। एक बार आप लिख देंगे फिर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नई करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।